हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है इस वीडियो का पार्ट 2 जहां हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तक हमने इस वीडियो में लगभग क्या क्या कवर कर दिया है हम देखते हैं। ओके, लेट्स गो। हमने यहाँ अभी तक अप्रोक्स 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। 32 को फिर से रिपीट करते हैं। ओके, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि हम कैसे पैसों को लाइक चलाएंगे, ये जो एग्रीमेंट है वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कब साइन हुआ था? February 2015 में। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड इन February 2015, formally adopting CPI inflation, consumer price index inflation targeting before the legal amendment to the RBI Act was passed in 2016। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो 2015 में साइन हुआ था फरवरी में। फॉर्मली अडॉप्टिंग सीपीआई इन्फ्लेशन, मतलब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए बिफोर द लीगल अमेंडमेंट, पहले आरबीआई एक्ट के पास होने से पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्जित पटेल कमेटी 2013 जो थी वो रिकमेंड की गई थी, क्यों? यहाँ पे है ऑप्शन, बैंक नेशनलाइजेशन के लिए क्या? नहीं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क विद सीपीआई एज एन एंकर एंड एमपीसी स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है? पहले तो अपन उर्जित कमेटी के बारे में जानते हैं। द एक्सपर्ट कमेटी, इसका नाम था, चेयर्ड बाय उर्जित पटेल, 2013 रिकमेंडेड रिप्लेसिंग डब्ल्यूपीआई विद सीपीआई। इसने डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया था सीपीआई को। सेटिंग अ 4% इन्फ्लेशन, मतलब इस कमेटी में ये डिसाइड किया गया था कि हम 4% तो हमेशा उम्मीद करेंगे, मतलब जो इन्फ्लेशन होगा 4% प्लस 2 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 6% जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर इन्फ्लेशन है। इस कमेटी में डिसाइड किया गया था, तो उन्होंने डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया था विद सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट गैप एक्सेप्ट कंसेप्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आउटपुट गैप है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में रिफर्स टू, किसको रिफर करता है? तो आउटपुट गैप का मतलब होता है कि हमारा जो एक्चुअल जीडीपी है, कि अभी जीडीपी कितना है हमारा, 6% है, 7% है, पता नहीं, जितना भी हो, उसमें से हमारा पोटेंशियल क्या हो सकता था, उसे बोलते हैं आउटपुट गैप। ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। अब एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे, आउटपुट गैप इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। पॉजिटिव गैप इज इन्फ्लेटरी, अगर पॉजिटिव गैप आता है तो वो इन्फ्लेशन है, मतलब नेगेटिव गैप आता है तो डिफ्लेटरी है। तो आरबीआई फैक्टर्स इनटू दिस पॉलिसी रेट डिसीजंस। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अंडरलाइन इन्फ्लेशन। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट क्यों है अंडरलाइन इन्फ्लेशन से? अब अपन इसका रीजन भी समझते हैं कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कैप्चर करता है पूरे प्राइस में कितना चेंज आया। ठीक है, जैसे कि एवरीथिंग, उसमें सारे सारे कंपोनेंट इंक्लूड होंगे। लेकिन जो अंडरलाइन इन्फ्लेशन है ना, वो सिर्फ कुछ सिर्फ वही उन्हीं के बारे में बताएगा जिससे मॉनेटरी में चेंजेस आते हैं। और जो हेडलाइन वाला होता है उसमें सारे इंक्लूड हो रहे होते हैं, और जो अंडरलाइन में होते हैं उसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिससे प्राइस से बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है उसमें। मतलब सीधी सी बात, हेडलाइन होता है उसमें अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, वो 10 के 10 को इंक्लूड करेगा, लेकिन अंडरलाइन सिर्फ वो बच्चे इंक्लूड करेगा जिससे हमारा रिजल्ट पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे याद रखना। आप यहाँ पे लिखा भी एक्सप्लेनेशन, हेडलाइन सीपीआई कैप्चर्स टोटल प्राइस चेंज इंक्लूडिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट्स जैसे कि फूड फ्यूल। Underlying inflation removes these to show persistent price pressure, the component that respond to monetary policy. ऑप्शन क्या होगा इसका? हेड इंक्लूड वाटर फूड, अंडरलाइन स्ट्राइप दिस आउट। बस बात वही है, सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा रिलीज कर दूं मैं, बहुत ज्यादा हो गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग QE is a monetary policy tool used when क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ मॉनेटरी टूल। ये हम कब यूज करते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं ये लार्ज स्केल एसेट को खरीदने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि हम उसमें पैसा डाल सकें जब हमारे पास पैसा कम पड़ जाए। इंडिया हैज यूज्ड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, सिमिलर कंसेप्ट इंडिया ने भी इसके लिए यूज किया। तो क्वांटिटेटिव जो ईजिंग है हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं। तो हम समझ चुके हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, इसका यूज हम तब करते हैं क्या, नहीं। पॉलिसी रेट्स आर एट लोअर जीरो बाउंड, सेंट्रल बैंक बाइज एसेट टू इंजेक्ट मनी, सेंट्रल एसेट बैंक जो होते हैं एसेट को परचेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। इसका ऑप्शन यही होगा क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कैसे याद रखोगे कि क्वांट्स बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, लंबा है, बहुत वास्ट है, तो लार्ज स्केल एसेट को परचेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स अकर्स। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये अपन जानते हैं। In a Keynesian liquidity trap, nominal rates hit zero, further cuts lose effectiveness. People prefer cash over bonds, expecting raise rate highs. Unconventional tools become necessary. क्या बोला गया है कि जब नॉमिनल रेट्स जीरो हिट कर जाते हैं, ठीक है, तो पीपल क्या प्रेफर करते हैं, कैश ओवर बॉन्ड्स। मतलब लोग जब मान लो जिसमें हमें रिटर्न बहुत ज्यादा लो मिलने लगे, है ना, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार अगर मैं पैसा यहाँ फंसा के रख दूंगा, जैसे कि आजकल एफडी में क्या होता है, अपन 1 लाख की एफडी कराओ, रिटर्न कितना है, सिर्फ 6%, तो आपका साल भर में कितना मिलता है, 6,000। एक तरीके का ये लिक्विडिटी ट्रैप है। लोग इसको भले ही लोग इसलिए यहाँ पे डाल देते हैं ताकि जब वो मतलब उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो ये एक तरीके का लिक्विडिटी ट्रैप है। और मैं बिलीव नहीं करती अपना पैसा एफडी में डालने में, क्योंकि ये एक तरीके का लिक्विडिटी ट्रैप है। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो एकदम 0% के बराबर मिलता है। मुझे नहीं लगता कुछ इफेक्टिव है 6,000 रुपीज, 1 लाख रुपए आप पूरे 12 महीने 18 महीने के लिए डालो, तो इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। अरे मैं थोड़ा सा रेस कर दूं, चलो ऑप्शन क्या है पढ़ते हैं, चलो। बैंक्स हैव नो लिक्विडिटी, बकवास। नियर जीरो इंटरेस्ट रेट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव, वेरी गुड। पीपल होल्ड कैश ओवर बॉन्ड्स, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी प्रिंसिपल स्टेट। जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं अपन। क्लासिकल एंड monetarist theory holds that in the long run, doubling money supplies double prices, but doesn't change real output or employment. Short run real effects are possible. इसको थोड़ा और समझते हैं, ऑप्शन से समझते हैं, ठीक है। The neutrality of money principle states that money has no value. नहीं, in long run money supply changes affect only price level, नॉट रियल वैल्यूएबल्स। मतलब इसका मतलब ये है कि लंबे समय में जो मनी सप्लाई है वो सिर्फ प्राइस लेवल को बढ़ा रही, मतलब सिर्फ चीजों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि रियल वैल्यूएबल। मतलब जैसे कि अभी आप देखो एज रियल लाइफ में देखो कि चीजें ना, चीजों की प्राइस बढ़ रहे हैं, चीज तो वही है, मनी की जो वैल्यू है वो तो गिरती जा रही है, वो प्राइस बस बढ़ जाता है। इसलिए हम समझते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या होता है। इन लॉन्ग रन मनी सप्लाई चेंजेस अफेक्ट ओनली प्राइस लेवल, नॉट रियल वैल्यूएबल्स। ना कि ना हमारा आउटपुट बढ़ रहा है ना हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सिर्फ सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं, चीजों के प्राइस, दाम बढ़ रहे हैं चीजों के। तो ये होता है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारे 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये थोड़े से ना टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब ये हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं। ठीक है, आप इतना क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आरआरबी क्लर्क का पेपर दिया था, इस लेवल के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, है ना। उसमें जो स्टैटिक अफेयर्स आती है ना, वो आती है मोस्टली, बैंकिंग की स्टैटिक्स अफेयर बहुत ही कम आती है आजकल, मुश्किल से 2-3 नंबर की ही फंसती है। बट इसको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक बार तो एटलीस्ट लाइफ में पढ़ना चाहिए सारी चीजों का। मैं बोली एक बार बस वीडियो देखो, थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है ना, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव वर्ड से याद रख लेना कि जब बड़ी बड़ी चीजें परचेज करनी हो। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और अंडरलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेड मतलब होता है उसमें सारी चीजें कवर होना,
अंडरलाइन इन्फ्लेशन को कुछ भी नहीं होना। आउटपुट गैप होता है जब एक्चुअल और पोटेंशियल जीडी में डिफरेंस होता है। उचित कमिटी ने क्या रिकमेंड किया था? क्या रिकमेंड किया था? क्या किया था बताओ? कि 4% का इन्फ्लेशन होगा, मैक्स टू मैक्स उसमें प्लस और 2 माइनस कर सकते हैं। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ में, एक बार आप जरूर पढ़ो इनको। मैं बोलूंगी पेपर में भले इसमें से 2-3 क्वेश्चन बने, वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपको एक बार आपने पढ़ लिए तो ये आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको स्टैटिक्स अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो स्टैटिक पढ़नी पड़ेगी जो करंट वाली स्टैटिक बन जाती है ना, वो भी अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट ओके। Stagnation in is a situation characterized by stagflation is a situation, ये कैसी सिचुएशन होती है, अपन कैसे पता लगाएंगे? हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन? नहीं, स्टेगनेशन कंबाइंड विथ हाई इन्फ्लेशन, मतलब या तो लो ग्रोथ होगी और हाई इन्फ्लेशन, या तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट कंबाइंड विथ हाई इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आदमी गिरते ही जाए। कैसे? महंगाई बढ़ रही है, ना रोजगारी है, तो बेरोजगार और साथ में महंगाई, इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया? हाँ, स्टैगफ्लेशन क्रिएट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा। का मतलब है raising rates to fight inflation versus stagflation, creating cutting rates to boost growth versus inflation, supply side policies are needed। बहुत थोड़ी सी ये ऐसी लैंग्वेज है आप लोगों को इतनी समझ में नहीं, मतलब कुछ लोगों को आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बट ठीक है, एक बच्चा जो एकदम बेसिक एकदम बस एमसीक्यू पढ़ना चाह रहा है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने के लिए, तो इतना मत पढ़ो। बस स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है, जो आज की डेट में मोदी कर रहा है, महंगाई बढ़ाते जा रहा है और रोजगार दे नहीं रहा है। हमसे वादा किया गया था हम इतनी नौकरी देंगे, उतनी नौकरी देंगे, घंटा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे घंटा कुछ नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब, ये तो होता ही रहेगा, मोदी की बातें, भगवान, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो आगे, इसको कट कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। करेंसी इशुएंस, क्या करेंसी इशू करना आरबीआई का फंक्शन नहीं है क्या? बकवास बात। रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर, ये बिल्कुल सही बात है। मैनेजिंग फॉरेन, ये सही बात है। मॉनेटरी पॉलिसी, सही बात है। आरबीआई का काम नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना, ठीक है ना। इंश्योरेंस के लिए ना अलग से उसकी एक ऑथोरिटी होती है, जिसे बोलते हैं इरदा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इज डन बाय इरदा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरबीआई का काम है करेंसी इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी देखना, बैंकिंग के एक्ट को देखना, फॉरेन एक्सचेंज करना, पेमेंट सिस्टम देखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बड़े आए इंश्योरेंस देखेंगे या ये सब देख लेंगे आरबीआई वाले। हाँ, और बर्डन डालो बैंक वालों पे। चलो, आरबीआई रोल एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इंक्लूड, आरबीआई का जो रोल है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या क्या इंक्लूड करता है, चलो देखते हैं। ग्रांटिंग रिटेल लोन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अच्छा, अब हम रिटेल लोन दे अपने सरकारी एम्प्लॉइज को, ये रोल है? गलत। मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट, मेंटेनिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, हाँ, पब्लिक के डेब्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन करना, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करना, ये मान सकते हैं। इनकम टैक्स कलेक्ट करना कब से काम हो गया है? हाँ? गलत। ऑडिट करना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ये काम है आरबीआई का। सेटिंग कर, ये बकवास काम, हटाओ 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 हटाओ, इसको काटो काटो इन सारे कामों को, ये काम नहीं है हमारा। बस एक ही काम है, मैनेजिंग द पब्लिक डेट, मेंटेनिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, क्या क्या काम बताने लगे हैं यार ये भी। चलो, इस पीडीएफ को पाने के लिए कृपया मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे छोटे छोटे बच्चे, आप सब प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं प्रमोशन तो नहीं करना चाहती, बट जरूरी है मेरे गाइस, बिना प्रमोशन के कैसे आगे बढ़ूंगी मैं? मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन। चलो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA, प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर, क्या है ये? WMA शॉर्ट
टर्म टेम्पररी लोन है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये लोन? ताकि जो भी कमी उनको छोटी छोटी कमियां पड़े वो अपनी वो पूरी कर सकें और उनको ये जो चीज है वो 90 दिन के अंदर में वापस देनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने समझ लिया हो WMA क्या है, छोटी छोटी कमियां जो छोटे छोटे जो सरकार को पड़ती है उसको पूरा करने के लिए WAM वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लोन दिया जाता है और 90 दिन में पे करना पड़ता है। द करेंसी चेस्ट सिस्टम इन इंडिया। अब करेंसी चेस्ट सिस्टम, इसमें इसका मतलब क्या है? डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस ऑथराइज्ड टू होल्ड RBI करेंसी स्टॉक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है। अभी अभी प्रेजेंट में मैं कैनरा बैंक में काम करती हूँ। तो कैनरा बैंक का काम क्या होता है? एक कैनरा बैंक में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की एक ब्रांच है छोटी सी। तो उसका काम क्या होता है? लोगों को लोन देना, लोगों के पैसों को मेंटेन करना, लोगों की सेविंग करना, डिपॉजिट करना, मेनली कासा करना और भी चीजें होती हैं। तो करेंसी चेस्ट आर स्टोर हाउस ऑफ बैंक नोट एट डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस ऑपरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ RBI। They facilitate distribute of fresh notes and withdrawal of solid notes across the country। ठीक है, डेजिग्नेटेड ये अब आगे बढ़ते हैं। गाइस प्यास लग रही है अपन को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज अपन पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर पानी पिएंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये अच्छी चीज है। ये ना इसका ये DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योर ईच डिपॉजिटर अप टू DIGG डिपॉजिटर को कितनी कितने की देता है? अप टू 5 लाख तक की देता है, कवरिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये है मतलब आपका जितना भी, मान लो आपका बैंक के पास 50 लाख है, हम तब भी तुमको 5 लाख तक की सेफ्टी देगा, उससे ज्यादा की सेफ्टी नहीं दे सकता भाई। मैक्सिमम आपका जो बैंक में पैसा होता है ना, ये बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, आपका आप करोड़ों रुपए भी रख लो, लेकिन जब बात कोई बैंक की डूबने की आती है ना तो मैक्सिमम आपका 5 लाख तक का पैसा सेव है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बकवास क्वेश्चन है। इस पब्लिश बाय RBI, RBI कब पब्लिश करता है? बाय एनुअली, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, साल में 2 बार करता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो सड़े सड़े से क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कितने भी तो अपन 47 क्वेश्चन पे आए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना मैं वो बस कराऊंगी, अब फालतू फालतू क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, बहुत क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस चैप्टर में। हम्म कांगे पेन। Seek knowledge revenue earned by the government from RBI means profit from currency issuance। जो भी प्रॉफिट हमें करेंसी को इशू करने से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी नॉलेज। गाइस मच्छर है मच्छर, ये मच्छर मुझे जीने नहीं देंगे। ओ माय गॉड, चलो आगे बढ़ते हैं। सीनियराइज का मतलब समझ में आ गया? जो भी करेंसी इशू करने से हमको पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीनियराइज। आर ₹500 नोट कॉस्ट ओनली अ फ्यू रुपीज टू प्रिंट, द रेस्ट इज सीनियराइज। ओके, समझो मेरी बात को कि यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। 500 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए सिर्फ मात्र कुछ रुपए लगते हैं, अगर 5 रुपए भी लगते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है 495 का, उसको क्या बोलते हैं? हम सिग्नोरेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। ये इंटीग्रेटेड स्कीम क्या है? इसने मर्ज कर दिया है पुरानी 3 स्कीम्स को, बैंकिंग, NBFC, डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑप्शन, इनटू वन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। इसमें क्या था, पहले अलग अलग 3 स्कीम थी, उनको इकट्ठा कर दिया है और उसका नाम हो गया RBI इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन स्कीम। ये हुई थी नवंबर 2021 में। नवंबर में इंडिया मैच हारी थी, लेकिन वो 2021 मान के चलो, 21 2021। थोड़ा पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना है भैया, इजी लेके चलो, जस्ट चिल चिल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है बकवास ज्यादा करती हूँ कमेंट में लिख देना, मैडम से पढ़ाई कराइए। चलो, RBI रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। RBI कौन सी एंटिटी को रेगुलेट करती है? RBI जो है वो रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज करती है गलत, इंश्योरेंस कंपनी गलत, म्यूचुअल फंड गलत,
कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, राइट। पेंशन फंड, गलत। आरबीआई इनोवेशन हब वो सेटअप टू, आरबीआई का हमने इनोवेशन किया, प्रिंटिंग न्यू करेंसी, गलत। प्रमोट फाइनेंशियल इनोवेशन, डेवलप फिनटेक प्रोडक्शन करना, बिल्कुल सही। रेगुलेट क्रिप्टो का, रेड। इंस्पेक्ट, गलत। द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेम बाय आरबीआई अलाउ, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है वो क्यों बनाया जाता है? बैंक टू अवॉइड रेगुलेशन, गलत। एमबीएससी टैक्स डिपॉजिट, नहीं। पेमेंट बैंक, नहीं। कोऑपरेटिव बैंक, नहीं। फिनटेक्स टू लिव टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड रिलैक्स रेगुलेशन कंट्रोल, राइट। गाइस थक गई हूँ मैं, थोड़ा पानी पी के आती हूँ, वेट फॉर 2 मिनट्स।